क्लोजिंग कॉल्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ दिल्ली स्टूडियो से मेरे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम भी जुड़े हैं। ट्यूसडे आफ्टरनून आखिरी घंटा है इस वक्त मार्केट का और आज भी चैलेंजिंग है मार्केट की चाल। कमजोरी का रुझान देखने को मिला, भले ही इस वक्त हम बाजार संभलते हुए जरूर देख रहे हैं, लेकिन ड्यूरिंग द एंटायर सेशन अगर बाजार की चाल आप देखेंगे, गिरावट, उसके बाद संभलता हुआ बाजार, फिर से गिरावट और वापस से संभलने की रिकवरी अटेम्प्ट करने की कोशिश करता हुआ मार्केट। इसी तरह की तस्वीर कल भी हमने देखी थी और आज के सत्र में भी देखिए। लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में मार्केट रिकवर करने की पूरी कोशिश करते हुए, लेकिन पूरे दिन जो हुआ उसका क्या करें। ड्यूरिंग द एंटायर सेशन अगर आप देखेंगे 22,940 के ही आसपास, 22,900 से 22,950 के इर्द गिर्द बाजार ट्रेड करता हुआ दिखा और इसी रेंज में हमने देखा नीचे की तरफ 22,800 तक भी पहुंचता हुआ दिखा, ऊपरी तरफ 22,960 तक के लेवल्स हमने देखे। सो क्लियरली सेंटिमेंट जो है बेहद वॉलेटाइल है, एक रेंज में फंसा हुआ बाजार और टुवर्ड्स डाउन साइड ज्यादा विजिबल इस वक्त नजर आ रही है। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल देखें, विदेशी बाजार से संकेत देखें, यूरोपियन मार्केट से किस तरह के सेंटिमेंट्स आ रहे हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। वहां पर भी सुस्ती है। देखिए भारतीय बाजार अपने आप ही कई सारे ट्रिगर्स के चलते, या कह सकते हैं कि ट्रिगर्स ना होने के चलते काफी कमजोरी महसूस कर रहे हैं और विदेशी बाजार से ही सेंटिमेंट्स नहीं आ रहे हैं तो उसका भी इम्पैक्ट है, वहां से भी सपोर्ट नहीं है। यूरोप के बाजार सुस्ती के साथ शुरुआत करते हुए दिखे। मिड कैप स्मॉल कैप का खेमा जो है वहां पर गिरावट और ज्यादा गहराती हुई। इंडेक्स वाइज अगर आप देखेंगे बेंचमार्क्स के मुकाबले ब्रॉडर मार्केट्स में और ज्यादा बिकवाली का दबाव है। सेक्टर स्पेसिफिक आईटी शेयरों में खरीदारी एकमात्र सेक्टर है जो कि इस वक्त बाजार को संभालने का काम कर रहा है। इसके अलावा हम देख रहे हैं बैंकिंग शेयरों में, मेटल शेयरों में नरमी का रुझान, पीएसयू शेयर्स गिरावट झेल रहे हैं। सरकारी कंपनियां बजट के इर्द गिर्द हम लगातार बातचीत कर रहे थे, सरकारी, डिफेंस, ये सारे के सारे सेक्टर्स पर नजर होनी चाहिए, लेकिन देखिए बजट के बाद भी इसमें शाइन्स नहीं आ रहे हैं जो कि एक कंसर्न है। लेकिन चलिए आने वाले एक घंटे में क्या कुछ होने जा रहा है वो जान लेते हैं, उसके बाद बाजार पर मार्केट एक्सपर्ट का क्या कहना है वो भी समझेंगे। हम आपके लिए मार्केट एक्सपर्ट, टेक्निकल एक्सपर्ट्स लेकर आएंगे जो कि बाजार पर अपनी राय रखेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, साथ ही आपको बताएंगे ऑप्शन के चैंपियन, जहां ऑप्शन की रणनीति लेने की कोशिश होगी। बीटीएसटी, एसटीबीटी ट्रेड्स, खबरों का सिलसिला जारी होगा और साथ ही ट्रिगर्स कौन से इंपॉर्टेंट हैं। अभिषेक है दिल्ली से हमारे साथ। गुड आफ्टरनून अभिषेक। ये तो ऐसी बात हो गई कि नए हफ्ते की शुरुआत और हफ्ते की शुरुआत से ही सेंटिमेंट जो है वो गड़बड़ाए हुए हैं। मंगलवार भी चल गया लेकिन यहां पर अब सेंटिमेंट गिरावट की तरफ ही। अभिषेक, नो साइंस ऑफ होप। मानसी गुड आफ्टरनून। देखिए मंगलवार है और उम्मीद करेंगे कल जैसे हमने थोड़ी सी मंगल स्थिति देखी, बाजार में लोअर लेवल से थोड़ी सी जो रिकवरी आई थी, उम्मीद करेंगे कि फिर से आज हरे निशान में क्लोजिंग दिख जाए। ऐसी कामना सभी की, हम भी वही चाह रहे हैं। हालांकि आज देखिए ना इंडेक्स में अगर आपको 25 अंकों के आसपास की नरमी ये दिख रही है, ये आज थोड़ा इंडेक्स मैनेजमेंट होता हुआ दिख रहा है। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप देखिए रिलायंस देखिए हरे निशान में हल्के से गेंस के साथ आपको दिखेगा। एक और बड़ा वेटेज के लिहाज से प्लेयर एचडीएफसी बैंक कल की अपनी स्ट्रेंथ को बरकरार रखा हुआ है। आज भी हम तेजी देख रहे हैं रिलायंस के शेयर में। इन्फोसिस वेटेज के लिहाज से एक और अहम शेयर है, इन्फोसिस हम देख रहे हैं कि आज मजबूती है। इसके अलावा एलएनटी मजबूती नहीं है लेकिन वो कंट्रीब्यूट भी नहीं कर रहा है गिरावट की तरफ, मतलब वहां से ऐसी कोई निराशा वाली चीज नहीं है, सपाट आपको कारोबार दिखेगा। तो ये जो 5-6 जो बड़े वेटेज वाले शेयर है ना, वहां से कम से कम थोड़ा सपोर्ट है और उसके चलते हम देख रहे हैं कि निफ्टी की जो गिरावट है 25 अंकों के आसपास की ही रह गई है। ज्यादा जो डैमेज है वो है स्मॉल कैप में, अपने रिकॉर्ड हाई से करीब 24% नीचे आ गए हैं। आगे थोड़ा विस्तार से हम चर्चा भी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, क्योंकि कई सारे ऐसे शेयर हैं जो 52 वीक हाई से करीब 50 से 70% तक टूट गए हैं। ऐसे भी शेयर हैं, मतलब आप सोचिए कितना बड़ा कार्नेज है। हमने मार्च 2023 से एक तरफा रैली देखी 18 महीने की, लेकिन अभी पिछले 4-5 महीने बहुत ही खराब गए हैं स्मॉल कैप के निवेशकों के लिए, तो उन पर चर्चा करेंगे। लेकिन अच्छी चीज निफ्टी में आप ये देख सकते हैं कि 22,800 के लिए जो लेवल है ना, उसको कम से कम पकड़ के रखने की कोशिश निफ्टी कर रहा है। निफ्टी बैंक में 49,000 के लेवल के आसपास कारोबार हो रहा है, 150 अंकों के आसपास ही गिरावट है। एक काम करते हैं, सीधे अपने एक्सपर्ट के पास चलते हैं, उसे समझते हैं कि इंडेक्स की आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए और फिर फटाफट ट्रेडिंग के सिलसिले को भी शुरू करेंगे। आज हमारे दर्शकों की मदद करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं लक्ष्मीकांत शुक्ला हैं, रुचित जैन हैं और एक्सिस सिक्योरिटी से राजेश पालविया भी हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18 स्वदेश पर। शुरुआत राजेश जी आपसे करना चाहेंगे, क्या व्यू आपका बन रहा है, क्योंकि कल भी हमने लोअर लेवल से रिकवरी देखी, आज भी रिकवरी ठीक ठाक है लोअर लेवल से। हालांकि मंडे जो ट्यूसडे का सेशन रहा है, अगर हम पिछले कई हफ्तों का अगर हम ट्रेंड देखें तो वोलेटाइल ट्रेड रहा है बाजार में। क्या सलाह देंगे राजेश जी, क्या ये बाय ऑन डिप्स करने के लिए लेवल ठीक है या फिर अभी एक ही रणनीति काम करेगी और वो है सेल ऑन राइज?
गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, अभी बाय ऑन डिप्स का तो सेटअप अभी एज सच बना नहीं है मार्केट में, क्योंकि हम देखते हैं जनरली जो मार्केट में अभी एक नया बिहेवियर बनते हुए दिखने को मिला है कि फर्स्ट हाफ में सेलिंग रहती है, सेकंड हाफ में थोड़ी सी रिकवरी आती है। मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैटिश टू पॉजिटिव या नेगेटिव टेरिटरी में क्लोज होते हैं। ये चौथा अटेम्प्ट है जहां पे निफ्टी वापस 22,800 के लेवल को डिफेंड क्लोजिंग बेसिस पे डिफेंड करने में कामयाब होते हुए दिख रहा है। तो इमीडिएट बेसिस पे 22,800 की अहमियत तो काफी बन चुकी है, और चार्ट पे भी अगर हम देखें तो 22,800 के अगर लेवल को तोड़ता है मार्केट तो फिर एक वापस बड़ी गिरावट का अंदेशा यहाँ पे क्लियरली बना हुआ है। और अगर वो टूटता है तो फिर 22,500 22,200 के लेवल भी बहुत जल्द निफ्टी में आते हुए दिख सकते हैं। जरूर कहीं ना कहीं ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी में जो स्टॉक है उनमें थोड़ा सा एक बाइंग इंटरेस्ट वापस बनते हुए दिखा है, जहां पे अर्निंग्स क्वार्टरली अर्निंग्स ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुकी है, और स्टॉक में जो भी एक अर्निंग्स का इम्पैक्ट आना था वहां पे थोड़ा हमने देखा है कि एक रिकवरी या एक कंसोलिडेशन जरूर होते हुए दिख रहा है। बट अगेन, जब तक इंडेक्स लेवल पे कंफर्मेशन नहीं आता है तो वो सस्टेन बाइंग जिसको हम बोलते हैं मार्केट में, वो यहाँ पे एब्सेंट है अभी भी। क्योंकि जब तक इंडेक्स पे भरोसा नहीं लौटेगा निवेशकों का या ट्रेडर्स का, जब तक सस्टेन बाइंग नहीं आएगी स्टॉक स्पेसिफिक, और इसी तरीके के वोलेटाइल सेशंस हमें आगे आने वाले ट्रेडिंग डेज में देखने को मिलेंगे। अभी निफ्टी में चैलेंजिंग लेवल है 23,000 और 23,100 का। जब तक ये लेवल वापस क्रॉस नहीं होते हैं, जब तक हमें लगता है 22,800 23,100 ये एक दायरा रहेगा कुछ समय के लिए। आइदर साइड ब्रेकआउट, जो भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा वहां से एक बड़ा मूव बन सकता है। बैंक निफ्टी जरूर थोड़ा आउट परफॉर्म करते हुए दिख रहा है। यहाँ पे हम देखें बैंक निफ्टी में 48,700 48,800 को जोन को जरूर बैंक निफ्टी बचाने की कोशिश कर रहा है, और वहीं से हमने देखा कि मल्टीपल अटेम्प्ट लिए बैंक निफ्टी में रिकवरी के। बट अगेन ऑन द हाई साइड 49,400 500 के जोन को क्रॉस करना काफी इंपॉर्टेंट है। जब तक वो क्रॉस नहीं होगा, यहाँ पे भी एक साइडवेज बिहेवियर विद नेगेटिव बायस रहेगा। तो अभी हमें लगता है कि दोनों ही डायरेक्शन में ट्रेड करने होंगे। सो स्टॉक स्पेसिफिक रहे, और जहां अपॉर्चुनिटी मिले आइदर शॉर्ट या लॉन्ग, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ले। इंडेक्स में स्ट्रेंथ आएगी 23,100 23,150 के ऊपर, तब तक स्टॉक स्पेसिफिक जहां पे अपॉर्चुनिटी है वहां ट्रेड करें। फिलहाल मार्केट्स के अंदर तो आप अलग अलग व्यू पॉइंट को सुन ही रहे हैं, और जैसे राजेश सर भी आपको बता रहे हैं कि कोई खास बड़ा मूवमेंट तो अभी लगता नहीं है। राजेश सर, आपसे मैं कुछ एक और स्टॉक्स भी पता करूंगा। इस बीच रोहन मेहता भी मेरे को स्क्रीन पे दिख रहे हैं, एक बार उनका भी स्वागत करते हैं। रोहन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। रुचित, आपका भी शुक्रिया। लक्ष्मी जी, आपका भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने टाइम निकाला शुक्ला जी हमारे लिए। आपसे बातचीत करके हमको मज़ा आएगा। रोहन भाई, थोड़ा सा संक्षेप में आंसर चाहता हूँ मैं आपसे। इस समय सबसे अच्छा क्या है, सबसे बुरा क्या है मार्केट में? सबसे अच्छा क्या है और सबसे बुरा क्या है? अच्छे को पकड़ लेंगे, बुरे को हाथ ही नहीं लगाएंगे। अच्छा, हमको एनबीएफसी और केमिकल्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। बुरा, आई थिंक सो, बुरा ऐसा कुछ अभी कुछ लग नहीं रहा है कि ये भाव से कुछ बुरा है। पर क्या होगा जब भी रिकवरी आएगी, और जैसे मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम इन अ डे, इन अ वीक, ये दिस इज द वर्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक से वी आर एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड रिकवरी इन मार्केट। तो अगर ये आएगा तो जब जो ओवरसोल्ड स्टॉक्स होंगे वो बढ़ेंगे, पर ज्यादातर कंटिन्यूअस वही होंगे जिसके अर्निंग आएगी। तो एनबीएफसी और केमिकल्स ने बहुत अच्छे अर्निंग्स दिए हैं और सरप्राइजिंग अर्निंग्स दिए हैं। ठीक है सर, पॉइंट टेकन है। तो आप ये कह रहे हैं कि थोड़ा बैंकिंग से है, लेकिन आप सब लोग यही कह रहे हैं जब रिकवरी आएगी। ना जाने वो रिकवरी कब आएगी, खो सी गई है वो रिकवरी, गुम से हो गया वो हरे निशान, मार्केट में दिख ही नहीं रहा। पता नहीं कब आएगा, कैसे आएगा, किस रूप में आएगा, कोई नया अवतार लेके कोई आदमी आएगा तब होगा, पता नहीं, भगवान जाने क्या होगा। मार्केट वालों का तो इस समय इसकी हालत है ना, पूछो मत। घर में रहे तो दिक्कत, मार्केट में रहे तो दिक्कत, बाहर जाए तो दिक्कत, दिक्कत ही दिक्कत है। बट एनी हाउ, रुचित भाई, आपसे जरा ट्रेडिंग कॉल्स की कर रहे हैं शुरुआत, जरा जल्दी से बताइएगा आज की ट्रेडिंग कॉल्स। डिब्बी जी, दो स्टॉक्स है, दोनों ही खरीदारी की साइड है, बट फोकस हमारा सिर्फ फिलहाल लार्ज कैप स्टॉक्स पे है, क्योंकि जैसे मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में सेलिंग हो रही है, वहां पे रिस्क अभी भी काफी ज्यादा लग रहा है।
सो हम सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक्स पे फोकस कर रहे हैं, जिसमें से एसबीआई एक स्टॉक है जहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। रीसेंट करेक्शन के बाद प्रीवियस स्विंग लोज के आसपास ट्रेड कर रहा है। आरएसआई में एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस यहाँ पे बन रहा है एसबीआई में। सो एसबीआई को खरीदारी करने की सलाह है 710 के स्टॉप लॉस से 750 तक के अराउंड के टारगेट्स के लिए। और विद इन द हैवीवेट सी एनटीपीसी दूसरा स्टॉक है जहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। सो आइडियली ये भी स्टॉक में एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस हमें दिख रहा है कि जहाँ पे प्राइस ने नया लो बनाया या स्विंग लो के आसपास है, पर आरएसआई हायर बॉटम बना रहा है। सो आई थिंक मोमेंटम पर्सपेक्टिव से हमें लग रहा है कि ये कुछ चुनिंदा लार्ज कैप स्टॉक्स है जिनमें एक अपमूव करंट लेवल से आ सकता है। एनटीपीसी 300 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करे, 312 के अराउंड के टारगेट से, बट एक्चुअली थोड़ा मूव ऑलरेडी पिछले 10 मिनट में स्टॉक में आ चुका है। सो ये मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो 318 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, डन, अच्छी बात है। शुक्ला जी, आपकी तरफ से आज की कॉल्स। डिम्पी जी और सभी पैनलिस्ट को भी मेरा गुड आफ्टरनून। सो दोनों ही बाइंग रिकमेंडेशन रहेगा। सबसे पहला रिकमेंडेशन है जेएसडब्ल्यू स्टील। ये मार्केट के इतने गिरने के बाद भी यहाँ पर इस स्टॉक में स्टेबिलिटी बनी हुई है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमें एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है जेएसडब्ल्यू स्टील में। सो हमें इसको बाय करना है और हम करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं और हमें जो स्टॉप लॉस रखना है वो रखना है 960 का। और जो हमारे एक्सपेक्टेड टारगेट इसमें आ रहे हैं जेएसडब्ल्यू स्टील में वो आ रहे हैं 1030 तक के। तो 955 का स्टॉप लॉस है और 1030 का टारगेट है। सेकंड जो स्टॉक है वो है सुंदरम फाइनेंस। तो आज यहाँ पर हमें एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला है विद द फॉर्मेशन ऑफ बुलिश कैंडल और ये निचले स्तर से यहाँ पे एक रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। तो हमें लगता है कि आने वाले समय में भी रिकवरी बनी रहेगी। तो हम सुंदरम फाइनेंस को बाय करके चल सकते हैं। टारगेट जो आ रहे हैं वो 5100 के आ रहे हैं और हमें 4470 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है। ठीक है, अच्छी चीज़ ये लग रही है कि ज़्यादातर बाय कॉल्स आ रही हैं और बहुत ही सिलेक्टिव और बेहतरीन कॉल्स आ रही हैं, जैसे शुक्ला जी ने भी आपको दी और रुचित जैन भी आपको एनटीपीसी वगैरह के बारे में बता रहे थे। ये डिफेंसिव और एग्रेसिव का कॉम्बिनेशंस में कॉल्स हैं। तो आप चाहें, अगर आपके पास ऑलरेडी है तो मैं बोलूँगा भले ना लेना, आप एवरेज अभी जल्दी ना करना। लेकिन नहीं है और आप बहुत लकी हो आपके पास कुछ नहीं है तो फिर इसके अंदर आप ट्रेड करोगे तो शायद आपको बढ़िया ट्रेड मिल जाएंगे। राजेश सर, आपकी कॉल्स का भी इंतज़ार है, आप भी बता दीजिए। बाय साइड के ही स्टॉक है डिम्पी जी। पहला स्टॉक है हिंडाल्को। ये स्टॉक को देखें तो पिछले 10-15 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन दिखा रहा है। स्टॉक कंफर्टेबली 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है और अब 50 डे मूविंग एवरेज को भी पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कहीं ना कहीं ये स्टॉक में एक बेस फॉर्मेशन के एक अर्ली साइन यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं और हमें लगता है कि जैसे ही मार्केट रिकवर होंगे तो हिंडाल्को में एक अच्छा अपमूव बनते हुए दिख सकता है। 630 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस होगा 598 का। दूसरा सिमिलर पैटर्न है बर्जर पेंट में भी। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो पिछले 10-12 दिनों से स्टॉक ने जो प्रीवियस लो बने थे उसको कंफर्टेबली डिफेंड किया हुआ है और डेली वीकली चार्ट पे भी यहाँ पे स्ट्रेंथ बनते हुए दिख रही है। 20-50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक सस्टेन हो रहा है। हमें लगता है यहाँ पे भी एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट अवेटेड है। अपसाइड के टारगेट 505 तक ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं। डाउनसाइड में स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 482 के आसपास। तो ये हो गई हमारे सारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स की कॉल्स। कुल मिलाकर 6 कॉल्स हैं आपके पास और सारी की सारी खरीदारी की, जिस लिस्ट में हिंडाल्को, बर्जर पेंट्स जैसी कंपनियां शामिल है राजेश जी की तरफ से। जेएसडब्ल्यू स्टील, सुंदरम फाइनेंस का जिक्र हमने सुबह भी किया था, लक्ष्मीकांत शुक्ला की राय और साथ ही रुचित का मानना है कि एसबीआई, एनटीपीसी जैसे काउंटर्स पर खरीदारी और साथ ही फंडामेंटल टेक रोहन मेहता का, उनके कौन से सेक्टर्स पसंद आते हैं और बाजार में फंडामेंटल आउटलुक किस तरह का बनता हुआ दिख रहा है। इस वक्त एट दिस पॉइंट अगर देखें बाजार एक रिकवरी अटेम्प्ट करता हुआ, ठीक इस तरह की तस्वीर कल भी हमने देखी थी। लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में मार्केट रिकवरी अटेम्प्ट कर रहे थे, लेकिन इस रिकवरी पर कितना भरोसा करना है, क्योंकि फ्रेजाइल है ये रिकवरी और इसके ठीक बाद ये सिलसिला चलता ही जा रहा है। हर दिन हम देखते हैं एक रिकवरी अटेम्प्ट होती है, उसके ठीक बाद अगले दिन गिरावट के साथ बाजार और ज्यादा डाउनसाइड दिखाते हैं। बहरहाल इस वक्त के सेंटिमेंट्स को अगर आप देखेंगे, निचले स्तरों से सेंसेक्स करीब 450 अंक रिकवर करता हुआ, निफ्टी 150 अंक रिकवर कर चुका है, बैंक निफ्टी में 300 अंकों की रिकवरी और ब्रॉडर मार्केट्स मिड कैप
कैप में करीब 500 अंकों की निचले स्तरों से रिकवरी आप देख पाएंगे और स्मॉल कैप में करीब 100 अंकों की 100 से 150 अंकों की रिकवरी इस वक्त नजर आ रही है। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स की बात करते हैं और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में शुरुआत करना चाहूंगी। रुचित, सवाल आपसे होगा, एमजीएल, आईजीएल, महानगर गैस लिमिटेड, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, दोनों स्टॉक्स आज हम देख रहे हैं वॉलेटाइल मार्केट्स में परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छी मजबूती के बीच करीब 2% की तेजी एमजीएल के काउंटर में नजर आ रही है और इसी तरह आईजीएल में भी आज एक्शन के साथ कामकाज देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों में कुछ चुनिंदा खबरें भी थी और ब्रोकरेजेस की भी रेडार पर वन ऑफ द सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां थी। आपकी राय क्या होगी? आईजीएल तो इनफैक्ट इस वक्त एमजीएल के जितना परफॉर्म नहीं कर पा रहा वैसे। स्टॉक्स पिछले 2-3 हफ्ते में देखे तो मोर एक कंसोलिडेशन फेज में रहे हैं। आज ऑल्दो न्यूज बेस एक अपमूव हमने आया है, लेकिन नो फॉलो अप बाइंग काफी इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि वॉल्यूम्स, इतने बड़े वॉल्यूम्स के साथ में ये बाइंग नहीं है। और एमजीएल में 1350-1200 ये नो ब्रॉड रेंज ये स्टॉक ने पिछले 2-3 हफ्ते से बना दी है। सो जब तक ये कंसोलिडेशंस में कोई अच्छे वॉल्यूम्स नहीं दिखते तब तक आई थिंक नो कोई बड़ी मूव एक्सपेक्टेड नहीं है। सो भी थोड़ा साइडवेज मूव, शायद मार्केट के जितना गिर नहीं रहा है तो वो एक अच्छी बात है, बट लेकिन ऐसे साइंस नहीं है क्योंकि बड़े ट्रेंडेड अप मूव भी आपको इमीडिएटली देखने मिलेंगे। तो आई थिंक जब तक कोई अच्छे वॉल्यूम्स नहीं होते तब तक थोड़ा वेट एंड वॉच अप्रोच स्टॉक में रख सकते हैं। सेंटिमेंट्स भले ही डेवलप होते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन टेक्निकली ऑन द चार्ट्स कोई मेजर अप मूव्स फिलहाल एंटिसिपेट नहीं करके चलना है, वेट एंड वॉच की ही रणनीति। लेकिन कच्चे तेल की चाल जिस तरह की नजर आ रही है, इसके चलते ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, ऑयल रिफाइनिंग काउंटर, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां, इन तमाम पर फोकस होना चाहिए। एमजीएल, आईजीएल का जिक्र हमने किया, साथ ही ऑयल रिफाइनिंग, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर भी नजर होनी चाहिए, आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, वहीं एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो, सारे के सारे स्टॉक्स रेडार पर होने चाहिए। एक खबर भी है, सरकार ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को एलपीजी बिक्री में नुकसान की भरपाई के लिए वित्तीय मदद दे सकती है। क्या है ये वित्तीय मदद और इससे कितना फायदा होता हुआ, ये कितनी राहत मिलती हुई ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को मिलेगी, सारी की सारी डिटेल्स लेकर हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, आप बताइए। देखिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। दरअसल सूत्र हमें इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि सरकार ओएमसीज के लिए राहत पैकेज का ऐलान जल्द कर सकती है और ये राहत दरअसल डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर्स की बिक्री पर उन्हें जो घाटे का सामना करना पड़ रहा है उसकी भरपाई के लिए किया जाएगा। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय के अंदर काफ़ी एक्टिव डिस्कशन चल रहा है और पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक बार फिर से वित्त मंत्रालय को संपर्क किया है और इस बात की गुजारिश की है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को तुरंत राहत देने की ज़रूरत है क्योंकि पिछले कई महीनों से उन्हें डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर्स के ऊपर घाटे का सामना करना पड़ रहा है और ये जो लॉस है वो काफ़ी ज़्यादा है, जो कि इस वक्त अंडर रिकवरी के रूप में है और इसकी भरपाई करने की ज़रूरत है। सूत्र हमें इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि ऑयल मिनिस्ट्री को इस बात की उम्मीद है कि जो सेकेंड सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स है जो सरकार पार्लियामेंट में टेबल करेगी उसमें फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए अप्रूव किया जा सकता है। करीब करीब 20 से 25 हज़ार करोड़ रुपए की राहत जो है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को दी जा सकती है ताकि जो घाटे का सामना उन्हें करना पड़ रहा है उसकी भरपाई की जा सके। इस वक्त प्रति सिलेंडर की बिक्री पर करीब करीब 150 रुपये का घाटा है और पिछले कई महीनों से है। लिहाजा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने सरकार से इस बात की अपील की कि या तो उन्हें कीमतों में बढ़ोतरी करने की इजाज़त दी जाए या फिर जो घाटे का सामना उन्हें करना पड़ रहा है उसको कॉम्पनसेट किया जाए। ये प्रस्ताव पेट्रोलियम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को भेजी और अब उस पर चर्चा चल रही है। उम्मीद ये की जा रही है कि सेकेंड सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स में इसकी घोषणा की जाएगी। ईटी नाउ स्वदेश ने सबसे पहले 16 दिसंबर को अपने दर्शकों को इस बात की जानकारी दी थी कि ऑयल मिनिस्ट्री ने वित्त मंत्रालय से इस बात के लिए संपर्क किया है कि ओएमसीज को जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो देने की ज़रूरत है। अब इस प्रस्ताव पर काफ़ी एक्टिव डिस्कशंस की शुरुआत कर दी गई है और उम्मीद ये की जा रही है कि फाइनेंशियल सपोर्ट की घोषणा जल्द कर दी जाए। प्रकाश, शुक्रिया, बेहद ज़रूरी जानकारी आप दे रहे हैं और ये खबर इनफैक्ट जिस तरह प्रकाश बता रहे दिसंबर से ही हम आपको बता रहे थे, हमने आपको लिटरली डेवलपमेंट की शुरुआत जब हुई थी तब बताया था और वहां पर अब पॉजिटिव डेवलपमेंट और ज़्यादा तूल पकड़ता हुआ दिख रहा। आने वाले दिनों में इस पर कुछ और अनाउंसमेंट्स भी आने की पूरी की पूरी गुंजाइश नज़र आ रही है। इसी तरह सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के डेवलपमेंट्स को लेकर भी बजट से ठीक पहले हमने आपको एक्सक्लूसिव के जरिए बातचीत रखी थी, एक्सक्लूसिव जानकारी दी थी। बहरहाल ओएमसीज की अगर बात
करें, सरकार दरअसल ओएमसी कंपनियों को जो नुकसान हो रहा है और कई महीनों से एलपीजी बिक्री पर ओएमसीज को नुकसान हो रहा है और इसी पर अपील भी की थी ओएमसी कंपनियों ने और सरकार इस पर अब सोच विचार भी कर रही है और इसी तकलीफ के लिए वित्तीय मदद की भी यहाँ पर कार्रवाई चल रही है। लेकिन ओएमसीज पर एक टेक राजेश जी आपसे जानना चाहेंगे, आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, ओएनजीसी, ये सारी की सारी कंपनियों पर टेक्निकली आउटलुक क्या रहेगा? तो मानसी जी देखिए, स्ट्रक्चर तो अभी भी अगर हम देखें तो वीक ही है। जरूर यहाँ पे हमने देखा है कि लोअर साइड से थोड़ा बाइंग इंटरेस्ट तो बना है, लेकिन अभी भी यहाँ पे नियर टर्म चार्ट पे सप्लाई जोन बहुत नजदीक के भाव पे ही दिखते हुए मिल रहा है। बीपीसीएल के स्ट्रक्चर की बात करें तो अभी भी 20-डे मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, जो कि 260-265 इसके लिए मेजर रेजिस्टेंस जैसा काम करते हुए दिखेंगे पुल बैक में। जब तक वो लेवल क्रॉस नहीं होते, हमें लगता है ये एक रेंज में रहेगा 245 से 260। 260 के लेवल को क्रॉस करने के बाद इसमें एक तेजी बन सकती 275 की तरफ। हिंद पेट्रो में भी एक रिकवरी का ट्रेंड पिछले 1-2 सेशन से देखने को मिला है, बट अभी भी यहाँ पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन जो कि बनी हुई है यहाँ पे 325 के जोन में, वो लेवल क्रॉस नहीं होता है तो थोड़ा यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा। 325 के बाद स्टॉक में 335-340 तक की चाल बनते हुए दिख सकती है। टाइम बिंग के लिए हमें लगता है 320 से लेके 305 ये एक दायरा है स्टॉक का, इसी में कुछ समय के तक हमें लगता है कंसोलिडेशन रहेगा। कर ये व्यू आपको राजेश जी ने दी। बाजार में हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल से रिकवरी की कोशिश तो है, लेकिन स्ट्रगल कर रहा है हरे निशान में आने के लिए। निफ्टी इस वक्त 10 अंकों की हल्की सी गिरावट आप देखेंगे निफ्टी में, और निफ्टी बैंक की बात करें तो 125 अंकों के आसपास की नरमी आपको दिखेगी। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज भी खराब है, आप देखिए 523 शेयर ही आज तेजी के हैं और उसके मुकाबले करीब 2100 शेयरों में गिरावट पर ही कारोबार हो रहा है। तो स्ट्रक्चर वीक है। आईटी शेयर थोड़ा सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। विप्रो, टेक महिंद्रा में आप देखेंगे कि 2% के आसपास की तेजी है। एक और शेयर की शुरुआत सुबह हमने अच्छी देखी थी, लेकिन बाद में वो जो तेजी थी वो गिरावट में बदल गई, और वो शेयर है एबीबी। प्रॉफिट में अच्छा हमने जंप देखा, करीब 55% के आसपास था, तो उस पैरामीटर पर तो ठीक था, लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री के बाद हम देख रहे हैं कि निराशा थोड़ी बढ़ रही है एबीबी में। अब गिरावट है करीब 1.5% के आसपास की। क्या वजह है इसकी, ये जरा समझते हैं। हमारे सहयोगी गौरव जावलेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, बताइए क्यों एबीबी अपनी तेजी को कायम नहीं रख पाया, क्या दिक्कतें हैं इसमें? जी हाँ, अगर हम बात करें एबीबी इंडिया की तो कहीं पे नंबर्स जो थे वो अनुमान से कुछ ज़्यादा ही अच्छे थे। अगर हम बात करें प्रॉफिटेबिलिटी तो जैसे आपने कहा कि 56% की ग्रोथ देखने को मिली, और एक काफ़ी बड़ा पॉजिटिव मार्जिन एक ये था कि एबिटा मार्जिन जो है वहाँ पे 440 बेसिस पॉइंट का एक्सपांशन जो है वो भी देखने को मिला, और इसी के सबके चलते हुए एक अच्छा अपटिक जो है आज के दिन में हमें इस स्टॉक में देखने को मिला। बट उसके बाद ही अभी जो अगर हम बात करें स्टॉक प्राइस की तो कहीं पे अभी भी नेगेटिव में है ये स्टॉक प्राइस, और उसका मेन रीज़न ये है कि कहीं पे जो कॉन कॉल पे कमेंट्री हुई थी वो थोड़ी पेसिमिस्टिक साइड पे थी। इसके 3 मेन रीजन जो है वो हम हाईलाइट कर सकते हैं। सबसे पहले जो है अगर हम बात करें प्रॉफिटेबिलिटी की मार्जिन्स की तो Q4 CY24 के लिए एबीबी इंडिया का प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन जो है वो 15.8% पे है, और बट अभी जाके आगे जाके मैनेजमेंट का कहना ये है कि जो मार्जिन्स है मीडियम टर्म में 12 to 15% में रहेंगे। तो अभी जो लेवल पे हम मार्जिन्स देख रहे हैं उससे भी कम मार्जिन का अनुमान जो है वो मैनेजमेंट ने दिया है। इसके वजह से कहीं पे ये जो स्टॉक प्राइस है वो हर्ट होता है हमें देखने को मिली। दूसरा रीजन अगर हम बात करें ग्रोथ की तो इस क्वार्टर में हमें देखा कि एबीबी इंडिया की ऑर्डर बुक का ग्रोथ जो था वो थोड़ा स्लो था। अगर हम मैनेजमेंट का कहना माने तो कहीं के उनका मानना ये था कि 2 रीजन से इसके पीछे। सबसे पहले कहीं पे जो इलेक्शन का इम्पैक्ट हमें इस क्वार्टर में देखने को मिला, और दूसरा जो केपेक्स में स्लो डाउन है वो। बट इसके साथ साथ अगर हम बात करें ब्रोकरेजेस की तो यूबीएस का मानना यह है कि अगर हम इस दोनों रीजंस को भी माने और अगर हम माने कि बेस इफेक्ट भी ज़्यादा था तो इसके चलते हुए भी एबीबी इंडिया में जो ग्रोथ था वो थोड़ा अनुमान से कम था। तीसरी बात अगर हम बात करें वैल्यूएशन की तो फिलहाल के लिए अगर हम पीएस के साथ ये वैल्यूएशन अगर हम एबीबी इंडिया का कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन पे जो कंपनी है फिलहाल के लिए ट्रेड कर रही है 55 टाइम्स प्राइस टू इक्विटी पे। तो ये भी एक कंसर्न है इन्वेस्टर्स को लेके कि कहीं पे ओवर प्राइस्ड शेयर है अगर हम पीएस के साथ कंपेयर करें तो। और इसी के चलते हुए एक अच्छे नतीजों के बाद भी वीक कमेंट्री और आगे जाके जो व्यू है इसके चलते हुए कहीं पे जो गिरावट है स्टॉक प्राइस में हमें आज के दिन में देखने को मिल रही है। ठीक है, शुक्रिया गौरव। तो गौरव ने काफ़ी विस्तार से बता दिया। एक तो वैल्यूएशन थोड़े महंगे हैं इसके, और लगातार हम देखें कि जो भी कैपिटल गुड्स कंपनी, सिर्फ एबीबी नहीं, आप एबीबी, सीमेंस, कमिंस, बीएचईएल सारे उठा के देख लीजिए, सब डाउन ट्रेंड में हैं। और इसमें
आगे भविष्य को लेकर जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है थोड़ा सतर्क नजरिया है और उसके चलते हम देख रहे हैं कि तेजी गंवाकर अब ये शेयर लाल निशान में कारोबार कर रहा है। लेकिन जरिए ये समझ लेते हैं कि आपके लिए ऑप्शंस में ट्रेड के अच्छे मौके कहां पर हैं, लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन को। चॉइस ब्रोकिंग के कुणाल परार हमारे साथ हैं। कुणाल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। बताइए कहां पर आपके हिसाब से मौके हैं, पैसे कहां बनेंगे? मौके की बात करें तो एनटीपीसी में अच्छा खासा मोमेंटम फिलहाल देखने को मिल रहा है और कल के दिन में देखने जाए, आज के दिन में देखने जाए तो कल हैमर बना था, आज फॉलोअप मोमेंटम भी है। हाली चार्ट पे देखने जाए तो 20 MA के ऊपर भी एनटीपीसी ट्रेड लगा है, तो मुझे लग रहा है एनटीपीसी में ही ट्रेड करके चलने की सलाह है। एनटीपीसी का 310 का कॉल ऑप्शन खरीदे तो ₹4.90 के अराउंड फिलहाल ट्रेड कर रहा है। ₹1.50 का एक्सेल मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात कर लेते हैं, ₹7.5 का पहला टारगेट है, तो वजह से ब्रेक होता है ₹12 का अल्टीमेट टारगेट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम लॉस 5100 का है और मैक्सिमम प्रॉफिट की बात करें तो 10,700 तक के प्रॉफिट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बढ़िया है। एनटीपीसी हम देख रहे हैं कि कुछ कुछ पावर स्टॉक्स में तेजी दिख रही है, वैसे ऊपरी स्तरों से काफ़ी ज़्यादा नीचे आए हैं पावर स्टॉक्स। एनटीपीसी जो कि मार्केट कैप लिहाज अगर आप देखेंगे तो जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं पावर में उनमें से एक है। 2.25% के आसपास की तेजी, 310 वाली कॉल खरीदनी है। ₹5 के भाव के आसपास, ₹4.90 के आसपास भाव हैं। लक्ष्य ₹7.5 का, दूसरा टारगेट होगा ₹12 का, स्टॉप लॉस ₹1.5 का। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी ठीक है। 10,700 का अधिकतम मुनाफा और अधिकतम नुकसान जो है ₹5100 का प्रति लॉट के हिसाब से गणना की गई है ये मुनाफे और नुकसान की। लेकिन आप स्टॉप लॉसेस का बहुत ही आप ख्याल रखिए, पालन कीजिएगा, उसके बाद ही कोई आप ट्रेड लीजिएगा एनटीपीसी के इस कॉल ऑप्शन में। कुणाल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। अभी हम देख रहे हैं कि थोड़े से नेगेटिव बायस के साथ अभी कारोबार हो रहा है। लोअर लेवल से रिकवरी हालांकि ठीक है, 22,950 के ऊपर आ गया है निफ्टी, हर निशान में आने की तैयारी है। निफ्टी बैंक में जो गिरावट है 138 अंकों के आसपास की है। हालांकि आज हम देख रहे हैं कि जो इंडेक्स के जो बड़े शेयर हैं, पहले भी मैंने मेंशन किया था, उनसे थोड़ा सपोर्ट मिलता हुआ जरूर दिख रहा है। रिलायंस हो गया या फिर एचडीएफसी बैंक हो गया, वहां से कोई डैमेज नहीं है, इसके चलते रिकवरी आ रही है लोअर लेवल से। हरे निशान आपको फिलहाल स्क्रीन पर दिख भी रहे हैं। लेकिन ऊपरी स्तर से अगर आप देखेंगे तो बाजार करीब निफ्टी 13% नीचे है, मिड कैप इंडेक्स करीब 18% नीचे और स्मॉल कैप की बात करें तो वो तो बेयर टेरिटरी में ही चला गया है। करीब 24% की भारी भरकम गिरावट शिखर से आ चुकी है। लेकिन रिटेल निवेशक तो नुकसान झेल रहे हैं, कॉन्फिडेंस डिगा हुआ जरूर है, लेकिन बाजार के जो धुरंधर हैं, जो दिग्गज हैं, जिनके पास सारे टूल्स हैं, उनके पास नॉलेज है, उनके पास अप्रोच है, उनके पास सालों का अनुभव है, वो भी नुकसान में ही है। तो किन बड़े निवेशकों के नाम इनमें शामिल है, जरा ये समझते हैं। हमारे ये सहयोगी शरद दुबे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग आंकड़े लेकर तैयार है हमारे साथ। शरद, बताइए कौन कौन से बड़े नाम हैं और कितना नुकसान है? जी बिल्कुल, बड़े नाम है तो बड़े नुकसान भी हैं। ऑफ कोर्स अगर रिटेल की लॉसेस होती है तो बड़े निवेशकों की भी होती है, ये बाजार का ही चाल है ऐसा। याद रखिए कि जो डेटा लिए है 31 दिसंबर के एंड से लिए और अब जो है उनके पोर्टफोलियो वैल्यू में क्या चेंजेस आए उस पर हमारी नज़र रहने वाली है। भारी नुकसान हुआ है, 10 से 25% तक उनका पूरा पोर्टफोलियो साफ हो गया है। इसमें देखें अगर नाम की बात करें तो राकेश झुनझुनवाला के परिवार, आकाश बंसाली, विजय केडिया को जो है बड़ा नुकसान हुआ है वैल्यू टर्म्स में। वही गिरावट में देखें तो राकेश झुनझुनवाला परिवार के पोर्टफोलियो का वैल्यू 12% तक जो है यहाँ पे अभी तक घटा है। ये कंबाइंड बेसिस पे हमने डेटा निकाली है। वही आशीष कचोलिया, विजय केडिया, मुकुल अग्रवाल के वैल्यू करीब 12 से लेके 23% टूटे हैं। और आखिर में डीमार्ट के फाउंडर राधाकिशन दिमानी की बात करें तो इनके पोर्टफोलियो वैल्यू जो है यही एक टाइप से आप कह सकते हैं कॉन्ट्रा है, 2.5% टेक्निकली बढ़ गई है। तो ये बहुत यूनिक चीज़ हमने देखा है। लेकिन ओवरऑल डिटेल्स भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे राकेश झुनझुनवाला के जो परिवार के बारे में बात करें तो यहाँ पे इनका जो कुल पोर्टफोलियो वैल्यू है अब 60,000 करोड़ के नीचे आ चुका है। इनके जो टॉप होल्डिंग्स है इनमें बात करें तो यहाँ पे टाइटन, कॉनकॉर्ड जैसे स्टॉक्स आते हैं। वही अब दिग्गज इन्वेस्टर विजय केडिया के पोर्टफोलियो की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे तो इनकी जो पोर्टफोलियो वैल्यू है पहले ऑलमोस्ट 1500 करोड़ का था, अब वो 22% गिर चुका है। अब यह आंकड़ा 1150 करोड़ रुपए का करंट वैल्यू पे है। इनके टॉप होल्डिंग्स की बात करें तो अतुल ऑटो, तेजस नेटवर्क्स और न्यूलैंड लैब्स आता है। आकाश बंसाली की बात करें तो यहाँ पे इनका जो पोर्टफोलियो वैल्यू है 18% का डाउनटिक आया है। अब वैल्यू लगभग 6300 करोड़ तक पे है। और टॉप होल्डिंग की बात करें तो गुजरात फ्लोरो, आरके फोर्जिंग्स और पेटीएम आता है।
इसके अलावा मुकुल अग्रवाल जी की पोर्टफोलियो की वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे 14% का कट देखने मिला है और मौजूदा पोर्टफोलियो 5,700 करोड़ रुपए का है। बीएससी, न्यूलैंड लैब्स, रैडिको खैतान इनके टॉप होल्डिंग्स हैं। वही आशीष कचोरिया की बात करें तो यहाँ पे 31 दिसंबर से इनका पोर्टफोलियो में लगभग 14% का गिरावट आया है और अब जो पोर्टफोलियो है लगभग 1800 करोड़ का है। सफारी, शैली इंजीनियरिंग, ऑफिस जैसे स्टॉक्स जो है इनके रडार में है और इनके टॉप होल्डिंग्स पर। आखिर में राधाकिशन दमानी की बात करेंगे। यहाँ पे मौजूदा पोर्टफोलियो जो है यहाँ पे 2.5% एक्चुअली बढ़ गया है, खास करके एवेन्यू सुपरमार्ट, ट्रेंट और वीएसटी इंडस्ट्रीज जहाँ पे इनके मेजॉरिटी ऑफ होल्डिंग्स भी हैं। तो ये पूरे चेंजेस हैं जो दिग्गज इन्वेस्टर्स के हमने आपके सामने लाया है। ठीक है शरद, ये पूरी की पूरी जानकारी, बड़े निवेशकों का भी थोड़ा सा दम निकल रहा है और यहाँ पे जो मार्केट्स है सबको डिस्टर्ब कर रही है, क्योंकि अमूमन सभी लोग बायर्स होते हैं, कुछ प्रोफेशनल्स को छोड़ के अमूमन सभी लोग मार्केट्स के अंदर बाय करके रखते हैं। कुछ इन्वेस्टर्स हैं, कुछ स्ट्रेटजिक इन्वेस्टर्स हैं, कुछ प्रमोटर्स भी बन गए हैं अब तो कंपनीज़ की होल्डिंग लेने के बाद, तो कईयों के पास तो छोटा मोटा स्टेक भी है, तो ओवरऑल पोजीशन सबकी थोड़ी ख़राब है। बाद में निफ्टी थोड़ा सा अटेम्प्ट ले रहा है। एक और चीज़ है, सोमवार का दिन था कल भले ही निफ्टी 30 पॉइंट ऊपर गया बट 30 पॉइंट ऊपर था। अमूमन हमने कई बार ऐसा देखा है कि जो सोमवार का ट्रेंड होता है वो टिपिकली कैरी फॉरवर्ड ट्रेंड होता है अगले 2 से 4 दिन के लिए, जब तक कोई बड़ा मूव ना आए, या तो एक्सपायरी ना हो या ऐसा कोई बड़ा मैक्रो इवेंट ना हो, नहीं तो अमूमन वो ड्रैग होता है। ये हमने कई बार देखा है, जो सोमवार को होता है वो अमूमन ड्रैग होता है। ये किसी किताब में नहीं लिखा, ये कोई मार्केट का प्रिंसिपल भी नहीं है, लेकिन ये थोड़ा बैक टेस्टेड फार्मूलाज है या बैक टेस्टेड एंट्रीज हैं। अमूमन देखा गया है कि जो मंडे के ट्रेंड है वो टिपिकली थोड़ा कंटिन्यू होता है। तो कल भले ही छोटी सी बढ़त थी, वो आज भी मार्केट ने अपनी गिरावट को जो कैप्चर कर रहा है, ये उसी का ही पार्ट समझ सकते हैं मैं 1 मिनट के लिए। और दूसरा, उम्मीद करता हूँ कि शायद फ्राइडे तक भले हम धीरे धीरे करके करें, बट डैमेज को रोक भी देना तो ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी फ़िलहाल के लिए तो, क्योंकि बार बार 22,800 को टेस्ट करना अच्छी बात नहीं है। ये टेस्ट जितना करने जाओगे उतनी ज़्यादा गंभीरता आएगी। राजेश सर, हिम्मत करके 200-250 पॉइंट के स्विंग की, मैं कोई बहुत बड़े लेवल्स की बात नहीं पूछूंगा, स्विंग की 23,200 तक के स्विंग की कोई ऑप्शंस ट्रेडिंग मिलेगी एक्सपायरी की? 27 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरी है, कोई कॉल पड़ी हो तो बता दो। आज 18 तारीख हो गई है, 18 से 27 तक ही रखूंगा बस, बट कोई स्विंग ट्रेड मिल जाए तो निफ्टी, बैंक निफ्टी में तो ये 22,800 के लेवल को हमने देखा 3 से 4 बार निफ्टी ने जरूर होल्ड आउट तो किया है, तो एक ट्रेड बन सकता है 22,800 जो स्टॉप लॉस है, अगर वो नहीं टूटते क्लोजिंग बेसिस पे तो एक पुल बैक जरूर बन सकता है, क्योंकि काफी स्टॉक्स में जहां पे एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी थी, थोड़े थोड़े पुल बैक के साइन, अर्ली साइन आते हुए दिखे, बट कंफर्मेशन अभी नहीं आया। और अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि 23,200, तो शायद हमें लगता है 23,050 के लेवल को अगर निफ्टी क्रॉस करेगा तो यस 23,200 की तरफ भी बढ़ सकता है। तो पहला टारगेट तो हमारे हिसाब से पुल बैक का जो बन रहा है वो 23,050 की तरफ ही है, और ऑलमोस्ट हम स्ट्रगल कर रहे हैं ग्रीन ट्रेजेक्टरी और रेड ट्रेजेक्टरी के बीच में ही कि हम किस करवट बंद करेंगे। एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमें ट्रेड लेना है तो 27 फरवरी का ये मंथली ऑप्शंस में ही अब ट्रेड करें, और वो स्ट्राइक रहना चाहिए करीब 23,000 की स्ट्राइक पे ही आप फोकस रखें, क्योंकि ये एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल है और जो मेजर कंसंट्रेशन है वो यहीं पे बना हुआ है। तो हमें लगता है अगर ये 23,000 के लेवल को क्रॉस कर लेता है तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग बन सकती है, जिसके कारण हमें यहाँ पे 100-150 पॉइंट का अपमूव फेवर में मिल सकता है। तो 23,000 का कॉल ऑप्शन 205 के आसपास ट्रेड कर रहा है 27 फरवरी का, ये कॉल ऑप्शन पुल बैक के लिए फोकस किया जा सकता है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस जो रखना है वो रखना होगा करीब 165 रुपए के आसपास, और अपसाइड में यहाँ पे 315-320 तक के टारगेट आ सकते हैं अगर ये पुल बैक एक्सटेंड होता है। और 23,050 क्रॉस होगा तो जरूर हमें लगता है 23,150, 23,200 का अटेम्प्ट लेते हुए दिख सकती है निफ्टी। तो एक ऑप्शंस का ट्रेड फायर कर सको तो फायर कर दो, नहीं तो लेवल्स में मैं बोल रहा हूँ एज इट इज़ छाप दो, ताकि किसी से कोई गलती ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। 23,000 वाली कॉल CE 23,000 की कॉल 27 फेब जो कि बड़ी एक्सपायरी है उस दिन की कॉल है, 205 का भाव है, 165 का स्टॉप लॉस डाल देना और 315 से 320 तक के टारगेट डाल दो। ये छाप के भी प्रोड्यूसर साहब दे दोगे तब भी काम बन जाएगा।
23,000 की कॉल 27 फेब वाली, ये एक ऑप्शंस का ट्रेड है। एक्सपेरिमेंट करने में कोई बुराई नहीं है, छोटा सा एक्सपेरिमेंट ज़रूर करो, क्योंकि छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट से हो सकता है। अच्छा, इसका पैसा आ गया, कम से कम एक स्टॉक्स का तो आपका लॉस पूरा हो जाएगा ना 10 में से। ऐसे भी अगर सोच लें तब भी बात बन सकती है। ठीक है, देखते हैं आगे और क्या होता है। इंडिया विक्स भी अब लाल निशान में है। आज दिन भर की मेहनत करने के बाद फाइनली मार्केट इन ग्रीन एंड विक्स इन रेड है। विक्स इन रेड थोड़ा सा फिजिबल भी है, क्योंकि विक्स जितना जल्दी नीचे आएगा थोड़ा सा मार्केट को ऊपर आने में हेल्प मिलेगी। बट मेरा कोई एक्साइटमेंट का लेवल एज सच अभी तो नहीं है। रोहन मेहता, एक चीज़ मेरे को आपसे पता करनी है। सब लोग कह रहे थे ये इनकम टैक्स के पैसे बचेंगे, ये पैसे खर्च होने के लिए जाएंगे। सर, फाइलिंग की डेट 31 तारीख फाइनेंशियल ईयर है, तो ज़्यादातर अब ऑफिस भी मांग रहे हैं कि भाई अपनी सेविंग्स वगैरह बता दो। सब लोग कह रहे हैं बता दो, है ना। फाइलिंग हो जाएगा तो फिर बाद में पैसे भी आएंगे, रिफंड्स वगैरह के भी आएंगे, कैलकुलेशंस भी कुछ आएंगी। मान के चलें कि अगला क्वार्टर कंजम्पशन के लिए ठीक है, अगला क्वार्टर कंजम्पशन के लिए ठीक है, तो फिर कुछ पोजीशंस अभी बना लेते हैं। आई डोंट थिंक सो इट्स अ ग्रेट टू वे एनालिसिस करना कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, पर मैक्रो से सेविंग्स तो इतना मुझे नहीं लग रहा है, बिकॉज ऑलरेडी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट है, और मार्केट देख के कंजम्पशन कितना होगा दैट इज नॉट श्योर। पर हाँ, एक चीज मुझे ऐसा 100% लग रहा है कि लार्जर थीम्स में दो चीज बहुत अच्छी से देखनी चाहिए, दैट इज अगेन आई एम रिपीटिंग, इज एनबीएफसीज एंड केमिकल्स। नेक्स्ट एक साल की स्टोरी ये दो सेक्टर पे बहुत बड़ा डिपेंडेंट होगी। और डीपी जी, ये शो पे मैं कहना चाहता हूँ कि वी रिसेंटली कम टू अ रिसर्च रिपोर्ट वेयर वी विल नॉट बी सरप्राइज कि अगर हम 31 मार्च तक हम 24,000 निफ्टी देख सके, बिकॉज बहुत सारे कॉन्सिक्वेंस बहुत ओवरसोल्ड सेगमेंट पे चले गए हैं और एक बहुत बड़ा रिवर्सल आर ऑन द कार्ड। सो व्हाट वी आर सीइंग इज 24,000 ऑन निफ्टी, और या दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। ठीक है सर, एक बार ना वापस से बोल दो ये लाइन कि 31 मार्च से पहले 24,000 का निफ्टी आ जाएगा। लोग सुनना चाहते हैं बेकरारी से, मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा। एक बार वापस से बोलना सर, अच्छा लगता है सुन के। एक बार वापस से बोलो सर। उससे पहले द बेस्ट टाइम टू बाय स्टॉक्स इज व्हेन यू डोंट फील टू बाय देम। तो ये टाइम चल रहा है, और ये पॉइंट पे हम बहुत क्लियर है कि हम वी विल नॉट बी सरप्राइज कि अगर हम 24,000 निफ्टी में 31 मार्च 2025 तक देख सके। ठीक है सर फोटो खींच लेते हैं। ये भाई याद रखना है, ये बोला गया है 3:10 पे 18 फरवरी को। रोहन भाई, अगर 24,000 आ गए तो पार्टी हमारी तरफ से। और बोलिए, ठीक है जी, डन है जी, फिक्स है। आपके लिए क्लैपिंग करवा देंगे सर, फिर इसी ऑन एयर ही देख लीजिएगा। ठीक है सर, मैं तो चाहता हूँ आपके लिए क्लैपिंग हम बजवाई दें, क्योंकि बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं इन्वेस्टर्स भी, ट्रेडर्स भी, स्विंग ट्रेडर्स, सबके सब। थोड़ा बहुत तो रिलीफ होना चाहिए, इतनी भी क्रूवल नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत रिलीफ तो आए। खैर, एनी हाउ, अच्छी बात है सर, आपने हमको गाइड किया और आप बता रहे हैं कि 31 मार्च से पहले 24,000 वापस दिख सकता है। कुछ शेयर्स और भी हैं सर, ज़रा मैं एक लिस्ट लेके बैठा हूँ अभी मैं, ज़रा मैं पता कर लेता हूँ। शुक्ला जी, आपसे पूछूँ ज़रा 2-4 शेयर ज़रा जल्दी बता दो आप। पहला है नहीं, ये नहीं पूछता। एनटीपीसी की तो कॉल ही ऑलरेडी आ चुकी है सर। जुबलेंट फूडवर्क और बताना कितना चलेगा? 700 के पास आ गया जुबलेंट फूडवर्क। शुक्ला जी प्लीज़। स्ट्रक्चर तो काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है। 100 डीएमए का सपोर्ट ले चुका है और आज इसने 20 डीएमए को रिकैप्चर किया है, तो ओवरऑल बुलिश मोमेंटम परसिस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि 670 के स्टॉप लॉस के साथ हम इसमें बाइंग रेकमेंड कर सकते हैं। जो अपसाइड के टारगेट निकल के आ रहे हैं वो 725 से लेकर 735 के नजर आ रहा है। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है, तो इसमें यहाँ पर बाइंग हम रिकमेंड कर सकते हैं। 50 के लेवल्स के आसपास इस वक्त निफ्टी में फिलहाल ट्रेड देखने को मिल रहा है। और स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट की अगर बात करेंगे, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इस वॉलेटाइल मार्केट में एनटीपीसी की तरफ से, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, कोटक महिंद्रा बैंक और एचडीएफसी बैंक की तरफ से। ऑन दी फ्लिप साइड आईसीआईसीआई बैंक, एमएनएम, टीसीएस, आईटीसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर में बिकवाली का दबाव है। लेकिन ब्रेक से ठीक पहले काफ़ी इंटरेस्टिंग बात रोहन के साथ हम कर रहे थे और वो बता रहे थे कि इट्स द टाइम जबकि आपको नए
सीड्स प्लांट करने चाहिए। बाजार में भले ही कमजोरी का रुझान इस वक्त है, लेकिन ये वो करेक्शन ही होता है जब आपको बोल्ड मूव्स या अग्रेसिवली एंटर करने के बारे में बाजार में सोचना चाहिए। रोहन, बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये वही समय भी होता है जब काफ़ी ज़्यादा माइंडफुल हो जाते हैं लोग और काफ़ी ज़्यादा डर भी लगता है कि इस सिनेरियो में एंट्री की जाए या नहीं। ऐसा नहीं है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने इस तरह के सिनेरियोज देखे नहीं हैं। कोविड भी हम झेल गए हैं और कोविड टाइम से मार्केट किस तरह के सेंटिमेंट्स दिखा रहा था वो भी तो हमने देखा था। जब शुरुआत हुई तब मार्केट में जो डाउनफॉल था, उसके बाद जो वन साइड अप मूव थे। लेकिन इस वक्त अब कई सारी चीज़ें, कई सारी थ्योरीज भी प्ले आउट हो रही है कि पिछले 4 साल में जिस तरह के वन साइड अप मूव्स देखे बाजार शायद आने वाले 1-2 साल में वैसा ना देखें। ऐसे में वर्ड्स ऑफ विजडम या कॉन्फिडेंस कैसे देंगे हमारे माध्यम से आपको सुन रहे मार्केट पार्टिसिपेंट्स को आप? एक चीज समझिए कि लास्ट 45 इयर्स में सेंसेक्स में, बिकॉज सेंसेक्स 45 इयर्स से था, तो 41 इयर्स मार्केट 10% से नीचे 41 इयर्स ऐसा हो तो मार्केट 10% टूटा हुआ है। सिर्फ 4 साल ही ऐसा था कि नहीं टूटा है, पर वो 45 इयर्स में से मार्केट 36 टाइम्स मार्केट हैव क्लोज्ड ऑन अ पॉजिटिव साइड। मार्केट में आप ऊपर से देखो तो निफ्टी 500 में तकरीबन 17% करेक्शन हो गया है और निफ्टी 50 में तकरीबन 14% करेक्शन हो गया है। ये मंथ निफ्टी 500 में तकरीबन 10% करेक्शन हो गया है और ज्यादातर देखो तो रिजल्ट खराब आया है, ये वो है। साथ में हम बहुत सारे मैनेजमेंट के साथ बात कर रहे हैं तो ये क्वार्टर लास्ट 2 क्वार्टर से 3 क्वार्टर से बहुत डिसेंट रहा है। सो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट ऑलमोस्ट सबका ऊपर आएगा और ज्यादातर जो सेक्टर्स नहीं चले थे लास्ट तेजी में उसमें थोड़ा बहुत अपलिफ्टमेंट भी देख रहे हैं और हमको लग रहा है जो बहुत ओवरबोट जोन था वो सब ओवरसोल्ड हो गया है। अब ये कम टर्न अराउंड होगा, ये वीक होगा, कल होगा, वो मुझे भी नहीं पता है, पर देयर इज नथिंग राइट नाउ टू थिंक अबाउट कि डर लग रहा है, बिकॉज थिंग्स हैव गॉन एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड। सो कैश, करेज और कन्विक्शन, ये 3 जोन से पैसा बनता है मार्केट में और मुझे लगता है ये तीनों चीज लोवेस्ट में है। फंड फ्लो अटक गया है एंड द बेस्ट टाइम टू बाय इज व्हेन नोबडी इज इंटरेस्टेड टू बाय। सो हमको लग रहा है कि ये टाइम ऐसा है कि यहाँ से हाईएस्ट पीक ऑफ रिटर्न है जो हमने कोविड में देखा था, जो हमने रशियन वॉर में देखा था। हमको लग रहा है कि ये यही टाइम पे हम आए हैं। मे बी 0.5% और 1% करेक्शन मोर, वी विल सी अ वेरी बिग रिलीफ रैली। काफ़ी ज़्यादा रिलीफ है इनफैक्ट ये आपके आंसर में ही, और मार्केट पार्टिसिपेंट्स भी फील कर रहे होंगे बिकॉज ये वही समय है जब रिलीफ रैली का ही इंतज़ार सभी कर रहे हैं, एफआईआईज़ की वापसी का इंतज़ार भी सभी कर रहे हैं। लेकिन चलिए 3:18 हो चुके हैं, बाजार बस 12 मिनटों में क्लोज होने जा रहा है। उससे ठीक पहले हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट से उनके BTST STBT ट्रेड्स भी जान लेते हैं। शुरुआत लक्ष्मीकांत जी आपसे करेंगे। बताइए इस वक्त कौन से स्टॉक्स हैं, BTST STBT ट्रेड्स कोई होंगे आपकी तरफ से? ये BTST ट्रेड दिखाई जा रहा है टेक महिंद्रा में, तो यहाँ पर मुझे एक हैमर पैटर्न के बाद एक फॉलो थ्रू बाइंग मोमेंटम देखने को मिल रहा है। स्टॉक्स अपने सारे की मूविंग एवरेज को रिकैप्चर कर चुका है, तो मुझे लगता है करंट लेवल से यहाँ पर एक हमें अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। यहाँ पर हमें स्टॉप लॉस लगाना है 1670 का, और जो अपसाइड के टारगेट नजर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1750 के। सो टेक महिंद्रा में BTST कॉल रिकमेंड किया जा सकता है। महिंद्रा करीब 2.5% की तेजी और यहाँ से मजबूती के साइंस और ज्यादा विजिबल नजर आ रहे हैं BTST के तौर पर एक कैंडिडेट लक्ष्मीकांत जी की तरफ से। राजेश जी आप बताइए आपकी तरफ से BTST STBT कोई ट्रेड्स बन रहे हैं? तो मानसी जी, स्टॉक पसंद आ रहे हैं 2। पहला स्टॉक है SBI कार्ड, एक कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की। यहाँ पे जिस तरीके के ऑलरेडी ब्रेकआउट के बाद स्टॉक पिछले 3-4 सेशन से एक साइडवेज कंसोलिडेशन दिखा रहा है, हमें लगता है यहाँ पे कंटिन्यूटी रहेगी अप ट्रेंड के। एंड देन इसके जो इमीडिएट टारगेट बन सकते हैं वो करीब 880-890 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 855 का। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है जहां पे एक रिकवरी के साइन बनते हुए दिखे वो है गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। यहाँ पे स्टॉक में जिस तरीके के डेली चार्ट पे फॉर्मेशन बने, हमें लगता है ये स्टॉक एक अटेम्प्ट लेते हुए दिख सकता है टुवर्ड्स 169 से 172 की तरफ। तो गेल पे बाय करने की सलाह है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होना चाहिए 161 का। 2 स्टॉक्स इस वक्त मिलते हुए गेल पर भी खरीदारी के मौके 2.5% के गेंस इस वक्त 164 के लेवल्स पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। एक और शेयर है पावर ग्रिड, जहां पर अच्छा तेज माहौल इस वक्त नजर आ रहा है। दिन के उच्चतम स्तर पर ही ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ।
लक्ष्मीकांत जी, आप बताइए, 3.5% की तेजी है, 267 आज का डे हाई है और इन्हीं लेवल्स के आसपास इस वक्त हम देख रहे हैं इस स्टॉक में मोमेंटम, अच्छी खासी मजबूती के बीच कामकाज। पिछले 5 दिनों का ट्रेंड देखें तो कोई बड़ा मूव नहीं था, इनफैक्ट पिछले 1 महीने में भी स्टॉक ने पॉजिटिवली रिएक्ट तो नहीं किया है। तो क्या ये एक दिन की ही तेजी है या फिर टेक्निकली चार्ट्स पर आपको कुछ दिखता है? 8 दिनों के डिक्लाइन के बाद इस स्टॉक में एक स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है और कल के सेशंस में यहाँ पर बुलिश इनगल्फिंग का फॉर्मेशन भी हुआ था जो कि लोअर लेवल्स पे हुआ था। तो मुझे लगता है कि एक फॉलो थ्रू पुल बैक आने को हमें देखने को मिल सकता है पावर ग्रिड में। जो इमीडिएट स्टॉप लॉस बनता हुआ नजर आ रहा है वो आ रहा है 259 का। उसके ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो यहाँ से ये जो पुल बैक मूव है 280 के लेवल्स को भी टच कर सकता है। सो ओवरऑल बिग बढ़िया सा बेस फॉर्मेशन है डेली के चार्ट्स पे। तो 280 की तरफ हमारा एक पुल बैक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रुपए की तरफ पुल बैक की उम्मीद की जा सकती है। पावर ग्रिड में 350 रुपए के आसपास तक ये शेयर गया था, वहां से मुनाफा वसूली का शिकार हुआ था। एक और शेयर लेकर आइए बैंकिंग स्पेस से, वो है आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक, राजेश जी, हमने देखा था कि पिछले महीने 150 रुपए के आसपास से सपोर्ट लेके ये शेयर चला, 170 रुपए तक गया और फिर से घूम फिर के उसी लेवल पर आ गया है। 150 रुपए का भाव स्क्रीन पर दिख रहा है, 3.5% का। क्या यहाँ पर फिर से संभलेगा या फिर आपको गिरावट थोड़ी गहराती हुई दिख रही है इसमें? आई थिंक वीकनेस तो अभी भी बनी हुई है स्टॉक में और जिस तरीके से स्टॉक वापस अपने क्रूशियल लेवल को रीटेस्ट करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है ये अगर 148 रुपए के नीचे फिसलेगा तो डाउनसाइड ओपन है इसकी करीब 140-138 की तरफ। तो वीक स्ट्रक्चर है स्टॉक का। जब तक ये ऊपर में 162 के लेवल को वीकली क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज इसके ऊपर ना करे, जब तक अभी भी ट्रेंड नेगेटिव साइड पे ही रहेगा, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रहेगी। इसकी स्ट्रेटजी आरबीएल बैंक के लिए। राजेश जी, जोमैटो क्या आपको लगता है कि संभल गया? क्योंकि देखिए थोड़ा फैंसी स्टॉक है और इन्होंने एआई बैक्ड कस्टमर सपोर्ट सिस्टम एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है नगेट करके। 223 रुपए का भाव है। अब 300 रुपए वाले भाव से तो काफी दूर है, लेकिन 200 रुपए के भाव से थोड़ा रिकवरी संभालने की कोशिश जरूर कर रहा है ये। तो देखिए स्टॉक में एक बड़ा रनअप देखने को मिला था, उसके बाद ऑलमोस्ट 2 या 3 महीने का एक करेक्शन का फेज यहाँ पे देखने को मिला। स्टॉक में लोअर साइड पे करीब 200-205 के आसपास इसके मजबूत सपोर्ट बने हुए हैं। तो थोड़ा अगर किसी का लंबा नजरिया है 205 के स्टॉप लॉस को अगर आप फॉलो करते हैं तो थोड़े लंबे नजरिए से अगर आप लेते हैं तो 240 की तरफ पोजिशनल बेसिस पे आते हुए दिख सकता है। तो हमें लगता है जब तक ये 200 के नीचे फिसलता नहीं है क्लोजिंग बेसिस पे, स्टॉक में अगर कोई गिरावट आती है तो वहां से पुल बैक के चांस बनते हुए दिखेंगे। एंड कंफर्मेशन आएगा इस गिरावट को खत्म होने का, वो आएगा करीब 235 के ऊपर। जब ये 235 के लेवल को क्रॉस करेगा तो फिर हमें लगता है जोमेटो एक अच्छा मूव कंटिन्यू करेगा हायर साइड पे, देन पोजिशनली टारगेट बड़े भी बन सकते हैं। 30 रुपए के ऊपर जब निकलेगा तो एक संकेत आएगा कि शायद इसकी गिरावट थम गई, करेक्शन पूरा हो गया और वहां से चलने के लिए तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा वेट और कर लीजिए, 12 रुपए का वेट आपको और करना है जोमेटो के शेयर में। एक और जरा शेयर लेकर आइए, इन्फो एज naukri.com। हमने देखा था कि 8,000 रुपए के भाव से ये शेयर गिर के हो गया था करीब 7,400 रुपए के आसपास का। आज इसमें थोड़ी सी पुलबैक की कोशिश शेयर में दिख रही है, क्लोजिंग अच्छी देने जा रहा है शेयर ये। लक्ष्मीकांत जी, जरा आप इस पर व्यू देंगे, इन्फो एज को क्या बीटीएसटी करके जाएं? पुल बैक एक्सपेक्टेड हम कर सकते हैं। आज जो इसमें फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है वो बुलिश बेल्ट होल्ड का है। मुझे लगता है कि थोड़ी सी राहत ये स्टॉक आने वाले समय में दे सकता है। तो अगर हम इसकी क्लोजिंग अगर हो जाती है 7600 के ऊपर, देन आफ्टर हमें लगता है कि इसमें एक पॉजिटिव अपसाइड का ब्रेक थ्रू मिल सकता है। उस दौरान ये स्टॉक 8000 के लेवल्स को टच कर सकता है। तो ओवरऑल बीटीएसटी रिकमेंड किया जा सकता है क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। अगर कोई इसमें बीटीएसटी ले जाता है तो 7340 का स्टॉप लॉस रख सकता है। तो जब तक 7340 के ऊपर ये सस्टेन करता है तब तक हम अपर साइड के टारगेट 8000 लेवल तक हम वेट कर सकते हैं।
1340 आज के निचले स्तर के आसपास का आप इसमें स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें तेजी कर सकते हैं। अच्छा, फटाफट एक काम करते हैं, छोटी मझोले शेयरों के बारे में जरा चर्चा कर लेते हैं। गिरावट काफी ज्यादा है, 8 महीने के निचले स्तर पर है स्मॉल कैप का 100 इंडेक्स, और पिछले 8 में से 7 सत्र में हमने तेज गिरावट देखी है, इसमें कोई रिकवरी नहीं दिख रही है। गिरावट की वजह क्या है, कौन से शेयर टूट रहे हैं, रविंदर हमारे साथ हैं, फटाफट उनसे समझ लेते हैं। रविंदर बताइए। जी बिल्कुल, निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में जो है 24% की गिरावट देखने को मिल रही है अपने ऑल टाइम हाई से, और मिड कैप इंडेक्स जो है अपने 8 मंथ लो पर ट्रेड कर रहा है। अगर बात करें दिसंबर के पीक से, जो दिसंबर का पीक था 19,716, वहाँ से जो है निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप फिसल कर 15,000 के करीब आ गया है। और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो 8 में से 7 बार जो है उसमें डिक्लाइन देखने को मिली। अगर बात करें वीकली बेसिस की, तो वीकली बेसिस में स्मॉल कैप इंडेक्स जो है मार्च 2020 के बाद जो है बिगेस्ट डिक्लाइन देखने को मिला। अब बात करें ऐसे स्टॉक की जो 70% से ज़्यादा गिरे हैं, तो 100 में से 75 स्टॉक जो है उसमें से 30 से 70% की जो गिरावट देखने को मिली है उनके एक साल के हाई से। और बात करें निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स जो है अपने ऑल टाइम हाई से 24% गिरा है, और जनवरी हाई से 21% गिरा है। अगर बात करें एक वीक की, तो एक वीक में स्मॉल कैप इंडेक्स में जो है 10% की जो है गिरावट देखने को मिली। अब कुछ की ट्रिगर है निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में गिरावट के, जैसे कि जो Q3 के रिजल्ट थे वो वीक थे, और कुछ ब्रोकरेजेस ने जो है टारगेट स्लैश किया है ओवर टैरिफ कंसर्न को लेकर, और वैल्यूएशन जो है स्मॉल कैप में काफ़ी एक्सपेंसिव लग रहे हैं। अगर बात करें 12 मंथ फॉरवर्ड PE की, तो 26.4 टाइम्स में ट्रेड कर रहा है, और 10 ईयर का एवरेज जो है 16 टाइम पर ट्रेड कर रहा है। इस गिरावट के बावजूद, लेकिन और भी गिरावट के बावजूद जो है कुछ स्टॉक में अभी भी जो है वैल्यूएशन की चिंताएं बनी हुई है। अगर बात करें कुछ स्टॉक्स की जो अपने स्मॉल कैप इंडेक्स के ऑल टाइम हाई से जो अभी टॉप लूजर है, तो स्टर्लिंग एंड विल्सन जो है 50% गिरा है स्मॉल कैप इंडेक्स के ऑल टाइम हाई से। सोएन एनर्जी में 48% की गिरावट देखने को मिली है, जुपिटर वैगन, डेटा पैटर्न्स, और भी कुछ स्टॉक है जैसे कि तेजस नेटवर्क में 42%, और सोनाटा सॉफ्टवेयर में 40%, केन्स टेक्नोलॉजी में और CDSL में भी जो है 39% की गिरावट देखने को मिली है, और इरकॉन इंटरनेशनल में भी जो है 38% की गिरावट देखने को मिली है। ये कुछ शेयर जहां पर शिखर से काफी ज्यादा गिरावट आई है, 50%, 60% शेयर टूटे हैं अपने ऑल टाइम हाई से। और याद रखिए कि मार्च 2023 से एक तरफा मूव आया था स्मॉल कैप इंडेक्स में, और 18 महीने में इंडेक्स करीब डबल हो गया था। बहुत सारे स्टॉक्स 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना हुए थे, वो रीजनेबल नहीं थे, और वो करेक्शन बाजार इनको अब दे रहा है। चलिए, अब बाजार बंद होने में 2 मिनट के आसपास का समय रह गया है, और क्लोजिंग की तरफ चलते हैं। आप कोई ट्रेड नहीं लेंगे। निफ्टी में आज भी जो चीज नोटिस करने वाली रही वो थी दिन के लोअर लेवल से रिकवरी करीब 130 अंकों के आसपास की रही है निफ्टी में। निफ्टी बैंक 49,000 के ऊपर बंद होने जा रहा है, थोड़ी सी रिकवरी इसमें भी आई है, हालांकि 170 अंकों के आसपास की तेजी रही है। तो एक चीज जो बाजार में समझ में आ रही है कि 22,800 ये वो लेवल है जहां बार बार जाकर निफ्टी रुक रहा है। अच्छा, हम तमाम एक्सपर्ट से बातचीत कर रहे हैं, उनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या बाजार में फर्दर यहां से गिरावट आएगी। तो जो बड़े निवेशक है वो कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, 2-3-4% और गिरावट आ जाएगी, लेकिन बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं है। और ये टेक्निकल लेवल्स में हमें देखने को मिल रहा है कि ये उसके नीचे तो जा रहा है, बट पुल बैक इंट्राडे में आ रहा है। हालांकि अगर आप ब्रॉडर पिक्चर देखेंगे तो अभी भी सेंटिमेंट कमजोर ही है। मतलब ये तो आज का जो डैमेज था, चलिए उसको कम किया, कल भी बाजार ने कल का जो डैमेज किया था उसको कम करके छोटे से गेंस दिए थे, लेकिन कल जितनी तेजी हुई थी, आज देखिए लेवल्स के हिसाब से भी देखेंगे, कल 35-36 अंक ऊपर निफ्टी बंद हुआ था, आज 35-36 अंक नीचे बंद होने जा रहा है। तो नेट मामला कल को लेकर आज बराबर हो गया। आज तेजी कहां पर हुई? आज चुनिंदा बैंकिंग में तेजी हुई है, आज चुनिंदा हम देख रहे हैं कि IT शेयरों में तेजी हुई है। विप्रो, टेक महिंद्रा ने आज सपोर्ट करने का काम किया है, HCL टेक में भी आज तेजी रही है। और अगर हम बैंकिंग की बात करें तो कोटक बैंक के शेयर में आज अच्छी तेजी रही है। बीच में ठीक ठाक स्ट्रेंथ HDFC बैंक के शेयर में भी आ गई थी, लेकिन अब ये 0.25% के ही गेंस रह गए हैं। आज का जो हाई था 1731 का था, लेकिन जो अब आखिरकार 1721-22 के आसपास के स्तर के पर ये बंद होने जा रहा है। गिरावट कहां पर रही है? इंडसइंड बैंक 2% टूटा, 2.25%। ट्रेंट में कमजोरी रही, BL लगातार कमजोर हो रहा है। इसके अलावा M&M के शेयर में कल की करीब 3.5% के आसपास की गिरावट के बाद आज फिर से 2% के आसपास की गिरावट रही। और इसके अलावा ऑटोज में बजाज ऑटो और हीरो मोटो के शेयर पर भी दबाव रहा। कंजम्पशन की बात करें तो ब्रिटानिया, इसके अलावा ITC, HUL, ये तमाम शेयर आज भी कमजोरी के साथ बंद होने जा रहे हैं। परसिस्टेंट पर अच्छी रिपोर्ट्स आई थी, परसिस्टेंट चला है 4% के आसपास का, NTPC में करीब 3% के आसपास की तेजी रही है। और इसके अलावा हम देखें तो कुछ मिड कैप IT में साइंट में हमने तेजी देखी है। और महानगर गैस, गेल में आज तेजी रही, क्योंकि
बीएमसी ने एक आदेश दिया है कि 8 जुलाई से वहाँ पर जो ईटरीज हैं, जो रोड साइड जो ढाबे हैं, उनको क्लीन फ्यूल का इस्तेमाल करना है। तो शायद इन कंपनीज के लिए थोड़े से मौके वहाँ पर बनते हुए दिखाई दी, तो एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट इन पर भी आया है। लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज फिर से काफ़ी खराब रहा, करीब 600 शेयर तेजी वाले रहे हैं, लेकिन उसके मुकाबले 3 गुना से भी ज़्यादा 2060 शेयर आज गिरावट वाले ही रहे हैं। तो कल की छोटी सी तेजी, आज की छोटी सी गिरावट, हिसाब नेट नेट बराबर, लेकिन अभी भी हम लेवल्स का वेट कर रहे हैं। अब जब तक 3 दिन 4 दिन बाजार चल नहीं जाएगा, तब तक तेजी की शुरुआत मानी भी नहीं जाएगी, और तेजी अभी हुई भी नहीं है, स्क्रीन पर दिख भी नहीं रही है। 22,900 के ऊपर निफ्टी की क्लोजिंग, निफ्टी बैंक की बात करें 49,000 के ऊपर की क्लोजिंग, ये रही आज की दिन भर की कहानी। आईटी ने आज थोड़ा सा सपोर्ट करने का बाजार को काम जरूर किया, और बड़े शेयरों ने डैमेज नहीं किया, बस ये राहत रही, जैसे कि एचडीएफसी बैंक और रिलायंस ने। चलिए इसी के साथ इस शो को यहाँ पर समाप्त करेंगे। लक्ष्मीकांत जी, राजेश जी, आपका बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और इसके अलावा अपने बाकी मेहमानों का भी हम शुक्रिया करना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया रोहन जी, आज समय देने के लिए, हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल मानसी को और मुझे दीजिए इजाजत, एक छोटी सी